सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों, जेबीटी का क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें सामान्य ज्ञान के जो सवाल जेबीटी 2019 में जो कमीशन हुआ है उसमें जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल आपको पूछे गए हैं उन सवालों को मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एचपीजीके है, साइंस है। वहाँ पे आपको जो हिस्ट्री के सवाल, पॉलिटी के सवाल जो आए हैं, मैं उन सवालों के बेसिस पर उसके आसपास की सारी घटनाओं को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस वजह से आपके साथ मैं एक वीडियो में तकरीबन 6, 7, 8 या 10 क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखा अगर आपने होगा तो आप पाओगे कि एक ही वीडियो में तकरीबन अगर 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो मोर देन आपको 60 क्वेश्चन आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो 60 to 70 क्वेश्चन आपको उस वीडियो में देखने के लिए बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है, तीसरा वीडियो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 36 तक आपके साथ डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 37 को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति को आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, बलबन है। ये दिल्ली सल्तनत काल का एक शासक था जिसने लौह और रक्त की नीति को आगे बढ़ाया। देखें, आपके साथ ये जो पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत काल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ये जो दिल्ली सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली डायनेस्टी जिसको कहते हैं, दिल्ली सल्तनत काल, इसकी शुरुआत 1206 में हुई और ये 1226 तक चला। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको माफ़ करें 1526 तक चला। 1526 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक चला? तो 1206 से 1526 तक चला और इसमें 5 राजवंशों ने राज किया। 5 राजवंशों ने राज किया। वो जो राजवंश क्रम वाइज है, सबसे पहले हुआ गुलाम वंश, उसके बाद हुआ गुलाम वंश, दूसरा उसके बाद हुआ खिलजी वंश, तीसरा उसके बाद हुआ तुगलक वंश, चौथा उसके बाद हुआ सैयद वंश और पांचवा हुआ लोधी वंश। गुलाम वंश की शुरुआत जो है 1206 में हुई और ये 1206 से लेकर के 1290 तक चला। हालांकि डेट मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला, 1414 ईस्वी तक। और सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक चला और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक चला। इन वंशों के आपको संस्थापक पूछे जा सकते हैं। गुलाम वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। तुगलक वंश का जो शासक था या जो संस्थापक था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सईद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है खिजर खान को, खिजर खान को माना जाता है सईद वंश का संस्थापक खिजर खान। और लोधी वंश का जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। और ये जो लोधी वंश है दोस्तों, बहलोल लोधी, लोधी वंश भारत में राज करने वाला प्रथम अफगान वंश था। अब आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में राज करने वाला पहला अफगान वंश कौन था? तो वो था लोधी वंश। इसके बाद हुमायूं के बाद एक राजा आया था, उसका नाम था शेरशाह सूरी, सूर वंश से था। सूर वंश भारत में राज करने वाला दूसरा अफगान वंश बना। सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अगर इनकी डेट से, अगर आप इनकी जो डेट्स हैं, इनका जो कार्यकाल देखें, इनमें से सबसे लंबा जो कार्यकाल है तुगलक वंश का है। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। और सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो खिलजी वंश का है। ये भी आपको इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आपके साथ एक एक वंश को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सल्तनत काल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
जैसे सबसे पहले जो राजवंश सबसे पहले जिस वंश ने राज किया वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम ममलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम वंश ने अधिकांश जिन राजाओं ने राज किया वो किसी न किसी के गुलाम रहे। जैसे अगर आपने सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन पढ़ा होगा, भारत में एक युद्ध हुआ 1192 में, उसको हम कहते हैं तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, इस युद्ध में एक तरफ को मोहम्मद गौरी थे, मोहम्मद गौरी, तो दूसरी तरफ को थे पृथ्वीराज चौहान। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी ने 1192 में इस मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिए, ये मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक अलग क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक अलग है, वो उसका आंसर बाबर हो जाएगा। तो इसके बाद मोहम्मद गौरी का ही ये गुलाम रहा, जो जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अगर आपको संस्थापक पूछा जाए तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको हम लाख बख्श भी कहते हैं, लाख बख्श भी इसको कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया। कुतुब मीनार का निर्माण अगर आपको सवाल पूछा जाए किसने किया, तो वो किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है, इनके जो गुरु थे उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके गुरु थे वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी की याद में नमाज़ पढ़ने के लिए या अजान देने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। हालांकि आसमानी बिजली गिरने से ये कुतुब मीनार जो है ये नष्ट भी हो गई थी, ये टूट गई थी। तो इसको दोबारा जो बनाया है, दोबारा आसमानी बिजली से टूटने के बाद इसको फिरोज शाह तुगलक वंश का एक राजा था फिरोज शाह तुगलक, उसने इसका निर्माण किया। हालांकि देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो है बहुत छोटा है। 1206 से इन्होंने शासन करना शुरू किया और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये घोड़े पर एक गेम खेल रहे थे, उस गेम का नाम है, घोड़े से गिरने से इनकी डेथ हो गई थी। गेम का नाम है दोस्तों, उसको हम चौगान कहते हैं, पोलो जिसको हम आज की डेट में कहते हैं चौगान। तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गए और इनकी मौत हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि जो चौगान खेल है या जो पोलो खेल है, संभवतः भारत में सबसे पहले तुर्कों ने ही इसको खेला होगा। तो इस वजह से कुतुब मीनार का जो निर्माण ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट किया, इसके बाद जो आगे शासक आए इल्तुतमिश। तो सवाल को ध्यान से देखना है कि आपको सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा अगर आपको पूछा जाए इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो भारत में जैसे मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसने गुलाम वंश की स्थापना की, इसने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर को बनाया। राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाया, लेकिन राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण जो की है वो की है। इसके बाद जो शासक हुए उनका नाम था इल्तुतमिश। तो कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जाता है, कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताएं कौन है। तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को हम दासों का दास भी कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको दासों का दास भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक अगर आपको पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। हालांकि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। 1210 से लेकर 1236 तक इन्होंने शासन किया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इक्ता प्रथा जो है ये
वेतन के बदले में भूमि देने की जो प्रथा चालू की वो भारत में इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुरू की। इल्तुतमिश ने कुछ सिक्के जारी किए। एक सिक्के का नाम है जीतल और दूसरे सिक्के का नाम है टंका। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टंका जो है ये चांदी का सिक्का था और जीतल जो है ये तांबे का सिक्का था। जीतल और टंका इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किए हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चालिसा की स्थापना की। तुर्कान-ए-चालिसा यानी कि 40 तुर्क सरदारों का, जो कि राजा को शासन करने में हेल्प करते थे, इसीलिए तुर्कान-ए-चालिसा की स्थापना जो है इल्तुतमिश के द्वारा की गई। उसके बाद इल्तुतमिश की जो पुत्री है रजिया सुल्तान ने कुछ समय के लिए राज किया। रजिया सुल्तान ने जो शासन किया वो लगभग 3 या 4 साल इन्होंने राज किया। रजिया सुल्तान को कहा जाता है भारत की प्रथम महिला शासक। इस तरह से सवाल बन जाता है कई बार एग्जाम में। प्रथम महिला शासक भारत की वो रजिया सुल्तान है। और रजिया सुल्तान के बाद जिस शासक ने शासन किया हालांकि रजिया सुल्तान के बाद 1-2 राजा हुए, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था। तो इसके बाद जो राजा बने प्रमुख राजा गुलाम वंश के, उनका नाम था बलबन। और इसी बलबन ने पॉलिसी शुरू की लौह और रक्त की नीति। जो आपको सवाल पूछा गया है, लौह और रक्त की नीति बलबन बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं डिसिप्लिन्ड शासक रहा। और इसने एक उपाधि धारण की जिसको कहते हैं जिल्ले इलाही का अर्थ होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर की छाया। बलबन ने अपने आप को ईश्वर की छाया बताया। इसी तरह के एक धर्म बाद में अकबर ने शुरू किया, जिसको हम दीन-ए-इलाही कहते हैं। 1582 में अकबर ने इसको शुरू किया। 1582 ज़रूरी है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान के। इल्तुतमिश ने कुछ प्रथाएं शुरू की, जैसे इसने एक प्रथा, गैर इस्लामिक प्रथा शुरू की। उस प्रथा का नाम है सिजदा हो गया या फिर पैबोस हो गया। ये प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की। सिजदा जो है मतलब घुटनों के बल बैठ करके राजा को सलाम करना, और पैबोस जो है लेट कर सुल्तान के पैर चूमना। इस तरह की प्रथाओं को इल्तुतमिश ने शुरू किया और अपने दुश्मनों के खिलाफ इसने लौह और रक्त की नीति को शुरू किया। इवन एक त्यौहार नवरोज़ त्यौहार इसके द्वारा शुरू किया गया, नवरोज़ त्यौहार। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था दोस्तों गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश आया उसका नाम है खिलजी वंश में जिन 2 राजाओं ने राज किया, मैंने आपको बताया ये 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश में इसका जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। उसका नाम था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खान खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की हत्या करके इसी का भतीजा है, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का एक प्रमुख राजा है। क्योंकि खिलजी वंश में जितने भी काम किए वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए, या खिलजी वंश से जितने क्वेश्चन आपको बनेंगे अलाउद्दीन खिलजी के से वो सवाल बनेंगे आपको। जैसे आपको सवाल पूछा जाए, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये स्वयं को सिकंदर ए सानी कहता था। यानी कि सिकंदर द्वितीय, ये आपको अपने आप को कहता था। अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था उसका नाम था अमीर खुसरो से आपको सवाल बनने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। अमीर खुसरो ये ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो जो है ये कव्वाली का जनक है। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार, ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो जो है इसने सल्तनत काल के लगभग 7 राजाओं का कार्यकाल देखा। ये बलबन से शुरू होता है और गयासुद्दीन तुगलक तक ये चलता है। अमीर खुसरो को हम तोता-ए-हिंद भी कहते हैं। तोता-ए-हिंद भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रथा शुरू की गई थी इक्ता प्रथा, तो इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने मंगोलों को हराया, मंगोलों से भारत को इसने बचाए रखा, हम ये भी कह सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसका नाम था मलिक काफ़ूर। और मलिक काफ़ूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। मलिक काफ़ूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। ऐसा माना जाता है कि इसको 1000 दिनार लेकर के
खरीदा गया है। दिनार उस समय करेंसी हुआ करती थी। और ये जो मलिक काफूर है, इसने अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत को जीतने में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी, ये मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो दक्षिण भारत इसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए जीता। तो सल्तनत काल में अगर आपको सवाल पूछा जाए कि दक्षिण भारत को जीतने वाला, सल्तनत काल का दक्षिण भारत को जीतने वाला या आक्रमण करने वाला सल्तनत काल का पहला शासक बताएं, तो उस शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण भारत से ही वहाँ पे वारंगल की गुफाओं से वारंगल की गुफाओं से ये अलाउद्दीन खिलजी जो है, माफ़ करें, ये जो मलिक काफूर है, एक बेशकीमती चीज़ अपने सुल्तान के लिए लेके आया। उसका नाम है कोहिनूर हीरा। और ये जो वारंगल है, वारंगल से लेके आए हैं इसको, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, गुफाओं से मिला है, पर वारंगल वर्तमान में ये तेलंगाना में पड़ेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़े का निर्माण किया, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। अलाई दरवाज़ा जो है, ये जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण किया है, कुतुब मीनार के जस्ट सामने जो है अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का जो नाम है दोस्तों, वो है अली गुरशप। तो आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए अगला वंश देखते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो खिलजी वंश के बाद जो बड़ा जो वंश आता है, उसका नाम है तुगलक वंश। और तुगलक वंश मैंने आपको बताया सल्तनत काल में सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो तुगलकों का था। तुगलक वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, इसका नाम था। इसको गाजी तुगलक भी कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेकर के 1325 तक इसने राज किया। और इसकी हत्या इसी के बेटे फिरोज़ शाह, इसकी हत्या जो है, ऐसा माना जाता है कि इसकी हत्या के पीछे इसके पुत्र का हाथ है। उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगर आपको सवाल पूछा जाए कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने किया, सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरों का निर्माण अगर आपको पूछा जाए तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक और राजा हुआ, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो अगर आपको सवाल पूछा जाए सबसे ज़्यादा या नहरों का जाल सल्तनत काल के किस शासक ने सिंचाई के लिए बिछाया, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसकी हत्या इसी के पुत्र ने, ऐसा माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का उसमें हाथ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफ़ी लंबे समय तक राज किया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने कई तरह के, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा माना जाता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसको कई भाषाओं का इसको ज्ञान था मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन जब ये शासन करते थे तो शासन करते समय ऐसा माना जाता है कि किसी की ये बात नहीं सुनते थे, जो इनके मन में आया वही करेंगे। जैसे आपने सुना होगा, ऐसे कहा जाता है कि भाई तुगलकी फरमान, तो तुगलकी फरमान जो है वो ये मोहम्मद बिन तुगलक जारी किया करता था। तो इसने कई तरह के ऐसे स्टेप्स इसने उठाए, जो कुछ तो उसमें काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कुछ इसमें स्टेप्स अच्छे थे, लेकिन उसके लिए टाइमिंग जो इनकी थी वो काफ़ी ख़राब रही। जैसे मैं बात करूं, एक सांकेतिक मुद्रा इन्होंने शुरू की। आपको सवाल पूछा है सल्तनत काल में सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था, टोकन करेंसी इसने जारी की, इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि उस समय चांदी की कमी चल रही थी पूरे विश्व में, तो इसने टोकन करेंसी, चांदी के बदले में तांबे का सिक्का इसने जारी किया, लेकिन वैल्यू उसकी चांदी के बराबर थी। पर वो ये जो डिसीजन इनके द्वारा लिया गया, ये कुछ ठीक नहीं रहा। इवन मोहम्मद बिन तुगलक वंश का वो शासक है जिसने राजधानी को उत्तर भारत से दक्षिण भारत शिफ्ट कर दिया। लेकिन दक्षिण भारत जब उत्तर भारत से पूरी की पूरी मैनेजमेंट को ये साथ लेके गए, तो ये भी मूव जो है उल्टा पड़ गया।
मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के बेसिस पर जो ये पद देना इसने शुरू किया, इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। जब ये राजधानी जो है उत्तर भारत से, ध्यान रखना, ये राजधानी दक्षिण भारत में दौलताबाद ले गए थे, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है, दौलताबाद। और भी इनके द्वारा कुछ काम किए गए। इनकी जब मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार ने इनके ऊपर टिप्पणी की कि भाई ये क्योंकि अपनी विवादास्पद नीतियों के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते थे, तो एक इतिहासकार ने इनके बारे में लिखा कि भाई आखिरकार जब इनकी मृत्यु हुई तो लिखा कि आखिरकार राजा को उस प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। जैसे मैंने आपको बताया, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया। फिरोज शाह तुगलक ने कई शहरों की स्थापना की, जैसे फ़तेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, फिरोज़पुर हो गया। माफ़ करें, फिरोज़ शाह तुगलक ने कुछ कल्याणकारी विभागों की स्थापना की। जैसे एक इसने शुरू किया दीवान खैरात। तो दीवान खैरात जो है इसने गरीबों के लिए, अनाथों और विधवाओं के लिए इसको शुरू किया। एक इसने शुरू किया दीवान बंदगान। तो दीवान बंदगान जो है ये दासों की रखवाली के इसने किया, दासों का रखरखाव के लिए इसने शुरू किया। एक इसने किया दारुल शफ़ा। तो दारुल शफ़ा जो है ये इसने मरीजों के लिए, इसको बीमारिस्तान भी कहते हैं, हॉस्पिटल इसने बनाया। तुगलक वंश के बाद जिस वंश ने भारत में राज किया वो है सैयद वंश जो है इसने भारत में 1414 से 1451 तक इसने राज किया। ऐसा माना जाता है सैयद वंश का जो संस्थापक है वो है खिजर खान। तो सैयद वंश का जो संस्थापक है वो है खिजर खान। देखिए दोस्तों, एक शासक था तैमूर। इस तैमूर ने भारत में 1298 के आसपास इसने भारत में आक्रमण किया। 1398 के आसपास, माफ़ करें, 1398 के आसपास तैमूर ने भारत में आक्रमण किया, 1398। तो उस समय जब तैमूर का आक्रमण भारत में हुआ तो दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था और उस समय तुगलकों का राज था। और तैमूर ने, ऐसा कहते हैं कि 2-3 दिन के भीतर दिल्ली में इसने खून की नदियाँ बहा दी थी। लगभग इसने तुगलक वंश को इतना कमज़ोर कर दिया कि उसको ख़त्म करना बहुत ही आसान हो गया। खिजर खान ने ये सैयद वंश की जो स्थापना की है उसमें तैमूर का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह से एक और व्यक्ति है, उसका नाम है चंगेज़ खान के समय भी, मतलब मंगोलों का जो आक्रमण हुआ, मंगोलों का एक शासक था चंगेज़ खान। ऐसा माना जाता है कि चंगेज़ खान से भारत को बचाने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। मैंने आपको बताया इल्तुतमिश एक शासक था ऊपर, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा इसकी जानकारी। उसके बाद सैयद वंश के बाद जो शासक हुए, उसका जो अंतिम शासक हुआ उसको हम कहते हैं लोधी वंश। और लोधी वंश 1414 से लेकर के 1526 तक हुए। लोधी वंश में 3 प्रमुख राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हुआ बहलोल लोधी जो इसका संस्थापक भी है, और मैंने आपको बताया था लोधी वंश भारत में राज करने वाला पहला अफगान वंश है, प्रथम अफगान वंश, पूछा जा सकता है एग्जाम सवाल में। बहलोल लोधी के बाद एक राजा हुए, उनका नाम है, मतलब दिल्ली सल्तनत काल के जो शासक हुए उनका नाम है सिकंदर लोधी। और ये जो सिकंदर लोधी है ये हिमाचल भी आए थे, इन्हीं के नाम से जिला मंडी में एक धार है, उसका नाम है सिकंदराधार। HPG का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दिल्ली सल्तनत काल का वो कौन सा शासक था जिसने हिमाचल के मंदिरों को लूटा, खासकर कांगड़ा में जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है, कांगड़ा में ये जो ब्रिजेश्वरी मंदिर है और जो ज्वालामुखी मंदिर है, उन मंदिरों को लूटा और वहाँ से मूर्तियाँ उठा करके लेके गया और दिल्ली में कसाईयों को तोलने के लिए उन मूर्तियों को तोड़ करके जो वाट बनाए गए वो कसाईयों को दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ब्रिजेश्वरी मंदिर पर ध्यान रखना, अलग अलग समय पर ब्रिजेश्वरी मंदिर को लूटने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आए हैं या अलग अलग लुटेरे आए हैं, हम इसको कह सकते हैं। यहाँ से भी आपके लिए HPG का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर आपको ध्यान हो, ब्रिजेश्वरी मंदिर को सबसे पहले जो मोहम्मद गजनबी ने ब्रिजेश्वरी मंदिर को लूटा।
तो इसने ब्रिजेश मंदिर को लूटा था 1009 ईस्वी में इसने लूटा। इसके बाद मोहम्मद गजनवी के बाद ब्रिजेश्वरी मंदिर को जो लूटा गया 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक वंश का जो शासक आपको मैंने बताया उसने ब्रिजेश्वरी मंदिर को लूटा। 1365 में तुगलक वंश का एक और शासक मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। फिरोज शाह तुगलक इसने ब्रिजेश्वरी के मंदिर को लूटा। इस तरह से सवाल आपको HPGK के कहीं पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिकंदर लोदी के बाद जो अगला जो शासक आया उसका नाम है इब्राहिम लोदी। उसका नाम है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है ये बाबर ने 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया। या हम ये कह सकते हैं अब तक हमने देखा कि पूरे के पूरे सल्तनत काल में युद्ध के मैदान में जो शासक मारा गया वो एकमात्र राजा ये है इब्राहिम लोदी। ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत में शुरू हो जाता है मुगल काल। भारत में शुरू हो जाता है मुगल काल और मुगल काल का जो संस्थापक था वो बाबर था। लेकिन मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक भारत में माना जाता है मोहम्मद गौरी को, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने इसको क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की। अगला क्वेश्चन है कि 1526 में किस मुगल बादशाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा। जैसे अभी आपको मैंने बताया 1526 में जो बाबर ने पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा वो बाबर के द्वारा लड़ा गया था। देखें, अगर मैं आपको इस सवाल का जो सही आंसर है वो बाबर है। अगर आपको मैं मुगल काल के बारे में जानकारी दूं तो मुगल काल की शुरुआत 1526 में बाबर के द्वारा की गई। इसका जो संस्थापक है वो बाबर है। देखें दोस्तों, ऐसा माना जाता है जो इब्राहिम लोदी था इसी का एक चचेरा भाई और इसका चाचा, एक का नाम है दौलत खान और दूसरे का नाम है दौलत खान और आलम खान तथा संग्राम सिंह एक राजपूत शासक थे। इन्होंने ही बाबर को, ऐसा कहते हैं कि बाबर को इनवाइट शो किया गया लोदियों पर, इब्राहिम लोदी के साम्राज्य में आक्रमण करने के लिए। ये इन्होंने किया था, दौलत खान, आलम खान और संग्राम सिंह। तो बाबर आया और बाबर ने दिल्ली पर अटैक कर दिया और इसने यहाँ पर लोदी वंश को, यानी कि जो इब्राहिम लोदी था उसको ख़त्म करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर से, इस तरह से मैंने आपको बताया, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक है। बाबर से और भी क्वेश्चन कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बाबर ने भारत में बैक टू बैक, जैसे 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया। इसको हम कहते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का जो युद्ध हुआ वो हुआ बाबर के बीच में और राणा सांगा, जिसको हम संग्राम सिंह भी कहते हैं, इनके बीच में ये युद्ध हुआ। संग्राम सिंह के साथ बाबर का जो युद्ध हुआ 1527 में, जिसको हम खानवा का युद्ध कहते हैं, इसमें बाबर ने नारा दिया जिहाद का नारा बाबर के द्वारा किस युद्ध में दिया गया? खानवा के युद्ध में दिया गया। जब बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया तो बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि को कहते हैं कलंदर। और खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की, उसको कहते हैं गाजी। तो इस तरह के सवाल भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए। 1528 में बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, उसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध। तो इस चंदेरी के युद्ध के में बाबर ने एक राजपूत शासक मेदनी राय को हराया। हालांकि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट पूछा जा सकता है। 1529 में बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी जिसको हम कहते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने, एक शासक था, घाघरा जो है ये बिहार की तरफ को एरिया है, तो उस शासक का नाम था महमूद लोदी। बाबर जो है लोदियों से बहुत सख्त नफरत करता था। बाबर भारत में लोदियों का खात्मा करना चाह रहा था, तो इसीलिए उसने जितने भी लोदी बचे हुए हैं उनको उसने सोचा कि भाई मैं इनको ख़त्म करके तभी मुगल काल की, यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कर सकूँगा। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, तो बाबर का कार्यकाल यहीं पे ख़त्म हो गया। बाबर के बाद जो कमान संभाली या जो उसका उत्तराधिकारी बना वो हुमायूं बना। हुमायूं ने भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी
जैसे हुमायूं ने जो है हुमायूं ने 1500 जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़े गए, एक 1539 में लड़ा गया जिसको हम कहते हैं चौसा का युद्ध, एक 1540 में लड़ा और इसको कहते हैं बेलग्राम का युद्ध। चौसा और बेलग्राम के युद्ध ये जो लड़े गए हैं ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़े हैं। हुमायूं और शेरशाह सूरी, मैंने आपको कहा था हुमायूं के बाद एक शासक ने राज किया, शेरशाह सूरी। इन युद्धों में शेरशाह सूरी ओवरऑल शेरशाह सूरी जीते और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया। उसके बाद 1540 से लेकर के 1555 तक भारत में जो राज चला है वो सूरियों का राज चला, यानी कि सूरवंश। और मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी जो है भारत में, या सूरवंश जो है भारत में राज करने वाला दूसरा अफगान वंश बना। अब उसके बाद हुमायूं 1555 में वापस आए, तो 1555 में हुमायूं के द्वारा कुछ जो लड़ाई लड़ी गई, 1555 में एक लड़ाई लड़ी सरहिंद का युद्ध। 1555 सरहिंद का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा। हुमायूं ने दिल्ली के पास एक लाइब्रेरी बनाई थी, उस लाइब्रेरी का नाम है दीन पनाह, और ऐसा माना जाता है उसी लाइब्रेरी से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई। ऐसा कहते भी है कई बार सवाल कि भाई वो कौन सा शासक था, मतलब एक इतिहासकार है उसने लिखा है कि वैसे हुमायूं का अर्थ तो होता है बहुत ज़्यादा खुशनसीब, लेकिन हुमायूं की स्थिति अगर आप देखें तो हुमायूं की स्थिति ठीक नहीं है। और हुमायूं को एक बार सवाल पूछा गया कौन सा राजा था मुगल काल का जो ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद दिल्ली सल्तनत ही मुगल काल में हुमायूं के बाद जो राजा बना वो है अकबर। हुमायूं का जो उत्तराधिकारी बना वो अकबर है। अकबर से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अकबर के 2-3 युद्धों के बारे में जानकारी देता हूँ, क्योंकि अकबर का कार्यकाल बहुत लंबा है। पूरे के पूरे मुगल काल को देखेंगे, अकबर का कार्यकाल या फिर औरंगज़ेब का कार्यकाल लगभग 50 साल इन्होंने राज किया है। 50 साल दोनों ने अलग से राज किया, तो 50 सालों में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ एक युद्ध अकबर के आपको बता देता हूँ। जैसे पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर के द्वारा लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ को अकबर थे और दूसरी तरफ को हेमू विक्रमादित्य ये एक हिंदू शासक था। और अकबर की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व जो किया था वो अकबर के सेनापति बैरम खान के द्वारा किया गया, क्योंकि अकबर इस समय मात्र 13-14 साल का था। अकबर का जो जन्म 1542 में हुआ है। एक राजा थे, उनका नाम था वीर साल। उनके दरबार में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ है। अकबर ने एक और लड़ाई लड़ी जिस लड़ाई को कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के द्वारा 1576 में लड़ा, 1576 में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर का ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया वो किया राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह जो है अकबर के सेनापति बने, मानसिंह। और महाराणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व किया वो किया हकीम खान सूरी। देखिए कितना संयोग है कि एक मुस्लिम शासक है लेकिन सेनापति हिंदू, और एक हिंदू शासक है पर सेनापति मुस्लिम। तो चलिए कई बार हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट देखें, मतलब कई बार तो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, ये हमें ये दिखाता है कि जो राजा, ये जो शासक रहे अपने समय में ये लिबरल रहे। इनकी सेना में अगर मान लीजिए एक हिंदू शासक है, उसकी सेना में अगर उसका सेनापति जो है मुस्लिम है तो वो राजा लिबरल है। वो ज़्यादा मतलब वो यूँ नहीं है कि भाई आप एक ही धर्म को मानिए, क्योंकि राजा का लिबरल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के बाद जो राजा बने या अकबर का जो उत्तराधिकारी बना, तो अकबर के बाद बने, उनका नाम है जहांगीर। अकबर का जो पुत्र है उसका नाम है जहांगीर। हालांकि जहांगीर का जो नाम है वो उसको अकबर प्यार से शेखू कहते थे, शेखू। और शेख सलीम उसका नाम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अकबर शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे। उनके आशीर्वाद से ऐसे कहते हैं कि भाई अकबर के घर में काफ़ी समय तक संतान नहीं पैदा हुई, वो वहाँ पे गए, शेख सलीम चिश्ती के दरबार गए, तो वहाँ पे उनको कहा कि भाई आपके घर में पुत्र पैदा होगा, तो इसीलिए अकबर का नाम भी उसने शेख सलीम रख दिया। जहांगीर जो है ये चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रेमी था। अगर आपको सवाल पूछा जाए चित्रकला का स्वर्णकाल जो है किस मुगल शासक के दरबार, मतलब किस मुगल शासक
के काल को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। आपको सवाल पूछा जा सकता है न्याय की जंजीर कौन से मुग़ल शासक के दरबार में थी, तो इसका आंसर भी होगा जहांगीर। और ये जो जहांगीर है 1620 ईस्वी में जहांगीर जो है हिमाचल भी आया। हिमाचल में कांगड़ा ज़िले में ये नूरपुर इसने विज़िट किया। नूरपुर, ऐसा कहते हैं कि नूरपुर का नाम जो है जहांगीर के द्वारा ही रखा गया है। नूरपुर का पहले नाम होता था धमेरी। धमेरी नूरपुर का पुराना नाम है। तो और कांगड़ा किले के भीतर अगर आपको सवाल पूछा जाए, कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया, किस मुग़ल शासक के द्वारा किया गया, इसका आंसर भी जहांगीर ही होगा। या फिर सवाल पूछा जाए कौन सा मुग़ल शासक था जिसने कांगड़ा किले को जीता, तो ध्यान रखना इस सवाल का आंसर भी जहांगीर ही होगा। जहांगीर के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो नाम था उसका नाम था खुर्रम। खुर्रम जो है शाहजहाँ के नाम थे। शाहजहाँ ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण किया मुमताज़ की याद में, और शाहजहाँ ने लाल किला का निर्माण किया, और शाहजहाँ ने जामा मस्जिद का निर्माण किया। जामा मस्जिद जो है ये भारत में है, और लाल किला जामा मस्जिद भारत में दिल्ली में है, और लाल किला भी दिल्ली में है, और ताजमहल आगरा में है। इनका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा किया गया। ये जो मुग़ल शासक हैं और भी कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको सिर्फ वो सवाल बताऊंगा जो मुझे लग रहा है, जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं। आप इनके बेसिस पे अपनी असेसमेंट कीजिए, इससे ज़्यादा ही आपको जानकारी होनी चाहिए। जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपको ज्ञात होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो समझिएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। उसके बाद देखें, शाहजहाँ के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था औरंगज़ेब। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, औरंगज़ेब की सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो है मुग़लों में अकबर का और औरंगज़ेब का हुआ। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो सबको लिखना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन औरंगज़ेब जो है आलमगीर के नाम से ये गद्दी पर बैठा। आलमगीर का अर्थ होता है जो दुनिया को जीतने वाला, आलमगीर। और औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहते थे, जिंदा पीर, क्योंकि औरंगज़ेब जो है इस्लाम धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इसलिए इस्लाम धर्म में जो बातें लिखी गई हैं उनको ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। औरंगज़ेब का से और भी आपको सवाल बनता है। हालांकि देखिए, औरंगज़ेब के बाद कई मुग़ल शासक हुए, लेकिन औरंगज़ेब को कहा जाता है वास्तविक मुग़ल शासक। वास्तविक मुग़ल शासक अगर आपको सवाल पूछा जाए मुग़लों के, तो आंसर होगा औरंगज़ेब। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए अंतिम, अगर पूछा जाए, माफ़ करें, वास्तविक नहीं, अगर आपको सवाल पूछा जाए वास्तविक अंतिम मुग़ल शासक कौन थे, तो आंसर होगा औरंगज़ेब। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए अंतिम मुग़ल शासक, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, जिनको ज़फ़र के नाम से भी जानते थे। ज़फ़र के नाम से कविताएं लिखते थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ, बहादुर शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इनको रंगून जेल भेजा गया। रंगून, बर्मा इनको भेजा गया, जहाँ पे 1861 में अज्ञातवास में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए अंतिम मुग़ल शासक तो बहादुर शाह द्वितीय ही थे, लेकिन अंतिम वास्तविक मुग़ल शासक पूछा जाए तो इसका आंसर औरंगज़ेब होगा। दोस्तों, वीडियो में आज दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है। अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। फिर बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।